गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत और स्वागत है दोस्तों आपका बायोलॉजी की क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परागनलिका अंकुरण एवं वृद्धि। ये हमारा मेजर पॉइंट है। इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। तो ये क्या होती है? पराग मीन्स होता है परागकण और स्त्री केसर का मतलब होता है अंडप वाला भाग जिसमें मेनली वर्तिकाग्र आता है। दोस्तों इन दोनों की जो पारस्परिक क्रिया है वो किस प्रकार होती है, तो हमने पिछले लेक्चर तक दोस्तों परागण के बारे में कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में जान गए थे। और उससे पहले के जो भी लेक्चर थे उसमें मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट की स्टडी हमने कर ली थी। तो आज का जो हमारा बिंदु है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, वो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या होता है, हमने देख लिया था कि जो वर्तिकाग्र है उस तक क्या है परागकण आकर बैठ जाते हैं। किस माध्यम से? परागण क्रिया द्वारा। जो पोलिनेशन है उसके थ्रू वर्तिकाग्र पर परागकण आकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्लांट में क्या पता वो उसी जाति के परागकण है या नहीं। जो वर्तिकाग्र पर आकर बैठे हैं वो उसी जाति के हैं अथवा नहीं, ये पता कैसे लगेगा? तो जो स्त्री केसर वाला भाग है अर्थात जो वर्तिकाग्र वाला भाग है उस पर क्या है एक स्पेशलिटी होती है। उसकी क्या है एक स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी जाति के पराग कणों को पहचान लेती है और इसी को हम बोलते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। और इस पारस्परिक क्रिया के थ्रू क्या है वही परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होंगे जो समान जाति के हैं और अन्यथा जो भी परागकण आकर बैठे हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या होता है स्त्री केसर में कि वो समान जाति के परागकणों को अंकुरित कर होने देती है और दूसरे को अंकुरित नहीं होने देती। तो दोस्तों कुछ इसके सीक्रेशंस होते हैं जो परागकणों को अंकुरण में मदद करते हैं। तो वो अपनी जो इनके जो सेम जाति है उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या है उसी जाति के परागकणों को अंकुरित करवाएंगे। तो स्त्री केसर क्या करती है? पराग स्त्री केसर जब वर्तिकाग्र पर परागकण आकर बैठ जाते हैं तो वर्तिकाग्र कुछ पदार्थ स्रावित करती है, जैसे सुक्रोज, रेजिन व वसा। तो इन पदार्थों का सिक्रेशन होता है और क्या होगा परागकण अंकुरित हो जाएंगे। इससे क्या होगा पराग कणों का अंकुरण होगा। पराग कणों का अंकुरण होता है परंतु जो वर्तिकाग्र की स्पेशलिटी यह है कि ये समान जाति के परागकणों को ही अंकुरित होने देगी। तो उसके जो सिक्रेशंस ही ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो दूसरे परागकणों को अंकुरित नहीं होने देगी। और वर्तिकाग्र में कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो केवल समान जाति के परागकणों का ही अंकुरण होने देंगे का ही
अंकुरण होने देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया बोलते हैं दोस्तों। जब वर्तिकाग्र पर क्या आके बैठेंगे? पराग कण आएंगे, तो वर्तिकाग्र क्या है? उनकी पहचान के लिए कुछ सिक्रेशंस देगी। उन सिक्रेशंस के थ्रू अगर पराग कण अंकुरित हो गए तो वो समझ लेगी कि ये अपना ही बंदा है, तो उसको अंकुरित होने देगी, और अन्यथा क्या है? वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया वाला पॉइंट। उसके बाद देखो दोस्तों, अब आकर बैठ गए परागकण और उनकी पहचान भी हो गई, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, अब इनका काम क्या रह जाएगा? अंकुरण। अंकुरण करेंगे और वृद्धि करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा पराग नलिका अंकुरण एवं वृद्धि। तो ये परागकण है जिनमें ये जनन छिद्र हो गए दोस्तों 3। अब इन पर जो सेकंड वाला भाग है वो है मादा जननांग वाला, जिसे हम अंडक वाला भाग बोलते हैं। अब इस पर क्या है? ये परागकण आकर बैठ गए। तो ये परागकण आकर बैठ जाते हैं दोस्तों, इनकी पहचान हो जाती है, और पहचान के पश्चात इसके जो कुछ सिक्रेशंस होते हैं जैसे सुक्रोज, रेजिन और वसा, उनके थ्रू क्या है? इसको पोषण मिलेगा, पराग कणों को पोषण मिलेगा और पराग नलिका निकलेगी। तो पराग नलिका निकलती है यहाँ से, कहाँ से निकलती है? जनन छिद्र से होती हुई पराग नलिका निकलती है। और इस पराग नलिका में क्या मौजूद होते हैं? 2 नर युग्मक मौजूद होते हैं, जो कि केंद्रक कोशिका, जो जनन कोशिका थी इसकी, उसके विभाजन से प्राप्त होते हैं। अब वर्तिकाग्र पर आकर बैठ गए, इनका अंकुरण हो गया, और अंकुरण के बाद पराग कणों का जब अंकुरण हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। उसी को मेल गेमेटोफाइट बोला जाता है दोस्तों। अब इस मेल गेमेटोफाइट में 2 नर युग्मक होंगे, जो कि क्या है? पराग वर्तिकाग्र से, ये क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से वर्तिका की ओर गति करेंगे। कहाँ गति करेंगे? वर्तिका की ओर गति करेंगे, और वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? अंडाशय में मौजूद बीजांड की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ पर बीजांड पाए जाते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है। तो बीजांड तक जाना इनका लक्ष्य है। अब उसके बाद देखो, वृत्तिका, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वृत्तिका क्या होती है? खोखली होती है, जैसे लीलियम, राइबीज। इनमें क्या है? वृत्तिका खोखली होगी, तो पराग नलिका को इसमें जाने में आसानी रहेगी, इसके थ्रू वो आसानी से निकल जाएगी। कुछ प्लांट्स में जो वृत्तिका होती है वो क्या होती है? खोखली होती है। तो लीलियम व राइबीज में वर्तिका खोखली होती है। ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे। दूसरी बात, कुछ पादपों में वर्तिका में वर्तिका क्या होती है? ठोस होती है। अतः पेक्टिनेज एंजाइम इसके उत्तकों का क्या करता है? इसके उत्तकों को नष्ट करता है, और नष्ट करेगा तो वर्तिका के थ्रू पराग नलिका आगे की ओर गमन करेगी। तीसरी बात, पिटूनिया जैसे पादपों में पराग नलिका अंतरकोशिकीय स्थानों से होती हुई निकलती है।
कहाँ से? वर्तिका से। अब दोस्तों वर्तिका में क्या आ गई? पराग नलिका आ गई। तो इसकी गति कैसी होगी? इसकी गति होती है एक दिशीय, ये नीचे की ओर आएगी। दूसरी है ये रसायनुवर्ती गति होती है। यहाँ बीजांड में कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इस वर्तिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो केमिकल की वजह से जब वर्तिका आकर्षित हो रही है तो इस चीज को बोलते हैं रसायनुवर्तन। तो रसायनुवर्ती गति होती है। और देखो दोस्तों ये वृद्धि भी कर रही है साथ में, तो ये वृद्धि प्रकार की गति भी हो गई। तो इसकी तीन स्पेशलिटी हो गई, पराग नलिका, एक दिशीय, रसायनुवर्ती एवं वृद्धि प्रकार की गति करती है। अब ये गति करती हुई वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुंच गई? अंडाशय। और अंडाशय में क्या मौजूद होते हैं? बीजांड। बीजांड की स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ी है दोस्तों। अब बीजांड में तक आ गई ये, तो बीजांड में किस तरह से प्रवेश करेगी? देखो इसका मेन मकसद बीजांड तक आना नहीं है। बीजांड के बाद उसमें जो उपस्थित है भ्रूण कोश, वहां तक जाना है, क्योंकि वहीं पर अंड कोशिका और द्वितीय केंद्र कोशिका है जिससे क्या है, इन दो नरयुग्मकों का संलयन होना है। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, पराग नलिका का कहाँ प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका बीजांड में किस तरह से प्रवेश करती है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो क्या है, हम पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो मेन है या प्रत्येक प्रकार का बीजांड है, ये तो इसका सेंटर भाग होता है बीजांड का, और सेंटर भाग क्या कहलाता है? बीजांड का ही कहलाता है। और ये वाला भाग क्या है? भ्रूण कोश कहलाता है। जब भ्रूण कोश डिसाइड हो गया तो इसकी 3 सेल्स ऊपर है, 3 सेल्स नीचे है, और ये 2 सेल्स या 1-2 केंद्रक बीच में मौजूद होते हैं। भ्रूण कोश नीचे की ओर या बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है, ऊपर की ओर ये क्या हो जाता है? निभाग वाला भाग। और दोस्तों इस पर क्या पाए जाते हैं? अध्यावरण पाए जाते हैं। अध्यावरण उपस्थित होते हैं। तो ये बीजांड की स्ट्रक्चर हो गई, ये बीजांड वृंत वाला भाग है, ये अध्यावरण हो गए, तो ये बीजांड द्वार हो गया दोस्तों। अब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश करना है, तो बीजांड में ये मेनली तो कहाँ से प्रवेश करेगी? बीजांड द्वार वाले भाग से। तो फर्स्ट जो एरिया हो गया इसका, वो क्या हो गया? बीजांड द्वार। दूसरा, इसके विपरीत साइड से भी प्रवेश कर सकती है। इसके विपरीत साइड को हम क्या बोल देंगे? निभाग। ये वाला भाग क्या होता है? निभाग। तो सेकंड एरिया हो गया ये वाला दोस्तों। अब थर्ड एरिया क्या है? यहाँ से प्रवेश कर सकती है, यहाँ से भी प्रवेश कर सकती है, और अध्यावरण वाले भाग से भी प्रवेश कर सकती है। यहाँ भी देखो, ये यहाँ भी आएगी तो अध्यावरण को भेदते हुए आएगी। तो एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों अध्यावरणों को भेदते हुए आए। तो इसका तीसरा प्रवेश हो गया ये, तीसरा प्रवेश हो गया ये। तो जो फर्स्ट टाइप का प्रवेश है वो क्या है? बीजांड द्वार वाले भाग से, बीजांड द्वार से, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोरोगेमी। पराग नलिका जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे? पोरोगेमी बोलते हैं दोस्तों। और बीजांड द्वार से प्रवेश किसमें करती है? अधिकांश आवर्त बीजियों में। अधिकांश आवर्त बीजियों में क्या है?
पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। दूसरा जो हमारा भाग है वो क्या हो जाएगा, निभाग। निभाग से होती हुई जब पराग नलिका प्रवेश करती है कहाँ, बीजांड में, तो उसे बोलते हैं चेलेजोगेमी। उसे बोलते हैं चेलेजोगेमी। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका केजुराइना और बिटुला। क्या हो जाएगा, केजुराइना और बिटुला। तीसरा एरिया है इसका अध्यावरणीय भाग से या अध्यावरणों द्वारा। इसे बोलते हैं मीजोगेमी। दोस्तों ये पोरोगेमी, ये चेलेजोगेमी, और चेलेजोगेमी और पोरोगेमी से न होते हुए दोनों के बीच में से अगर प्रवेश करती है तो उसे बोलते हैं मीजो। मीजो मतलब बीच का, गेमी, गेमी का मतलब जुड़ना। इससे कहीं न कहीं दूसरे पार्ट से, अगर एक पार्ट से दूसरा पार्ट जुड़ता है तो वहां सब गेमी शब्द काम में लिया जाता है। तो अध्यावरणीय भाग से जब प्रवेश करेगी उसे बोलेंगे मीजोगेमी। और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा कुकुरबिटा और पोपुलस। कुकुरबिटा, पोपुलस, ये तो मेनली तो कहां से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से, लेकिन दो और पॉसिबिलिटी होती है इसकी, निभाग और अध्यावरणीय भाग से प्रवेश कर सकती है। तो ये है हमारा बीजांड, और इसमें तीन पॉसिबिलिटी है पराग नलिका के प्रवेश करने की। तो अब यहां तक पहुंच गई क्या, पराग नलिका, बीजांड तक भी पराग नलिका ने प्रवेश ले लिया। अब उसके बाद कहाँ जाना है उसको, लास्ट में यहाँ जाना है दोस्तों। अगर इस वाले भाग से पराग नलिका आ रही है तो वो यहाँ तो पहुंच ही गई बीजांड। अब इसको कहाँ प्रवेश करना है, भ्रूण कोश में। अगर ये यहाँ से प्रवेश करती है तो ये डायरेक्ट सीधी नहीं आएगी दोस्तों, यहाँ से सीधी यहाँ नहीं आएगी, ये इधर हो करके इसी वाले बीजांड द्वार वाले भाग से होती हुई कहाँ प्रवेश करेगी, भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। तीसरी, अगर ये प्रवेश कर जाती है अध्यावरण से तो भी ये डायरेक्ट नहीं आएगी, और ये कहाँ से होती हुई आएगी, बीजांड द्वार वाले सिरे से आएगी। तो इन तीनों चीजों से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश हमेशा केवल और केवल बीजांड द्वार की ओर से होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रह गया भ्रूण कोश में प्रवेश, वो हमने यहीं पर देख लिया दोस्तों। उसे एक लाइन या एक नोट के रूप में लिख लेते हैं कि पराग नलिका भ्रूण कोश में कहां से प्रवेश करेगी, हमेशा बीजांड द्वार वाले भाग से प्रवेश करेगी। तो पराग नलिका भ्रूण कोश में हमेशा कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार वाले भाग से, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। ये पॉइंट याद रखना है। बीजांड में प्रवेश करने के तीन तरीके हैं, लेकिन भ्रूण कोश में प्रवेश करने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो कौन सा है, बीजांड द्वार। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, ये भ्रूण कोश में प्रवेश कर गई। अब भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका में क्या परिवर्तन आएंगे और भ्रूण कोश में क्या परिवर्तन आएंगे वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, अब हम केवल भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारे को केवल अब किससे मतलब है, भ्रूण कोश से मतलब है। तो ये है हमारा भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में दोस्तों
क्या होती है, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती है और 3 ही कोशिकाएं क्या है, नीचे की ओर मौजूद होती है। और बीच में क्या है, द्वितीयक केंद्रक कोशिका उपस्थित होती है। तो ये क्या है हमारा भ्रूण कोश। अब पराग नलिका किस सिरे की ओर है, ये वाला भाग है निभाग, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, बीजांड द्वार वाला भाग होगा। और ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, भ्रूण कोश की है। अब यहाँ से क्या है, पराग नलिका आएगी, उसमें क्या है, 2 नरयुग्मक है दोस्तों, ये 2 नरयुग्मक है पराग नलिका में। अब ये जैसे ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो ये आगे की ओर गमन करेगी। तो 3 रास्तों से गमन करती है, या तो वो इस सहायक कोशिका से और इस भ्रूण कोश की भित्ति से होती हुई इस साइड से होती हुई प्रवेश करेगी, या फिर अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से होती हुई प्रवेश करेगी, या फिर इस सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करेगी। तो पराग नलिका यहाँ पर जो बीजांड द्वार से होती हुई भ्रूण कोश में आ गई। अब भ्रूण कोश में ये जो 3 सेल्स है उसको 3 प्रकार से भेदते हुए निकलती है। इसमें एक पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, इसमें अंड कोशिका को भेजते हुए नहीं निकल सकती। तो यहाँ देखो, इस पराग नलिका को यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, इस पूरे अंड उपकरण वाले भाग को या अंड समुच्चय वाले भाग को जाता है। क्योंकि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ तक इन्होंने इस पराग नलिका को पहुंचा दिया और इसको भ्रूण कोश तक ले आए। तो अब इसके बाद इनका काम नहीं रह जाता, कुछ भी काम नहीं रह जाता। इसके साथ साथ ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं ये भी क्या है, नष्ट हो जाती है। तो अब जैसे ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है पराग नलिका, तो इस भ्रूण कोश में क्या परिवर्तन आए, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और प्रतिमुखी कोशिकाएं भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और क्या शेष रह जाती है, केवल द्वितीय केंद्र कोशिका और अंड कोशिका शेष रह जाती है। और दोस्तों एक बात और, अब पराग नलिका में क्या परिवर्तन आएगा, पराग नलिका में एक परिवर्तन आएगा कि ये पराग नलिका जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी तो ये आगे वाला सिरा क्या है, फट जाता है और इससे दोनों नरयुग्मक रिलीज हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। तो जब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो क्या होगा, तो पराग नलिका फट जाती है और दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ये परिवर्तन देखा हमने कहा पराग नलिका में। दूसरी बात, भ्रूण कोश में क्या हुआ, भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चलो 2 नरयुग्मक रिलीज हो गए, केवल 2 सेल्स यहाँ पर बच गई। अब यहाँ पर देखो, ये पराग नलिका क्या कहाँ पहुँच गई, इससे होती हुई यहाँ पहुँच गई और यहाँ पहुँचने के बाद आगे वाला सिरा फट जाता है। सिरे के फट जाने से यहाँ पर 2 नरयुग्मक रिलीज हो गए। तो आगे वाली पिक्चर क्या होने वाली है इसकी, ये है हमारा क्या, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में इस साइड में क्या शेष रह गई, अंड कोशिका शेष रह गई। यहाँ पर क्या है, द्वितीय केंद्र कोशिका है और यहाँ पर 2 नरयुग्मक रिलीज हो गए दोस्तों।
अब क्या होगा, एक नर युग्मक जाएगा द्वितीय केंद्रक कोशिका के पास और दूसरा नर युग्मक जाएगा अंड कोशिका के पास। तो अंड कोशिका के पास एक नर युग्मक गया और दूसरी के पास गया, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक कोशिका के पास चला जाता है। तत्पश्चात ये क्रिया होने के बाद क्या होगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। अंड कोशिका से क्या होगा, संलयित होगा। अब संलयित होकर क्या बनेगा वो हम आगे देखेंगे। एवं दूसरा नर युग्मक किससे संलयित होगा, द्वितीय केंद्रक कोशिका से। संलयित होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो यहाँ तक जो भी हमारी जो स्टोरी थी या जो भी होने वाला है भ्रूणकोश में और पराग नलिका में वो हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा निषेचन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या है वो हम देखेंगे। निषेचन या फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो दोस्तों, दो युग्मकों जिसमें एक नर युग्मक होना चाहिए और दूसरा मादा युग्मक होना चाहिए, दो युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दो युग्मकों में एक तो क्या होगा, नर युग्मक और एक होने वाला है मादा युग्मक। युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। दो युग्मकों, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के का जो स्टडी है, उसकी जो स्टडी है सबसे पहले किसने की थी, स्ट्रोसबर्गर ने। तो निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रोसबर्गर ने 1884 में लीलियम पादप में किया। लीलियम पादप में किया। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले निषेचन के बारे में अध्ययन किया। किसने किया, स्ट्रोसबर्गर ने। कब किया, 1884 में। और किसमें किया, लीलियम प्लांट में किया। ये था निषेचन, जो हमें हमारे लिए समझने योग्य बिंदु है। उसके बाद दोस्तों, आवर्त बीजियों की एक स्पेशलिटी होती है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। ये क्या होता है ये हम देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, द्विनिषेचन। क्या हो जाएगा, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो
द्विनिषेचन को समझने के लिए हमें दो टर्म सीखनी है। मैं अलग अलग करके या एक रे डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। इसमें फर्स्ट टर्म आती है युग्मक संलयन, जो निषेचन को ही बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रथम निषेचन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और इसी को बोलते हैं सत्य निषेचन। तो फर्स्ट टर्म जो द्विनिषेचन में आती है वो क्या है? युग्मक संलयन। इसी का दूसरा नाम है प्रथम निषेचन, और इसी का दूसरा नाम या स्पेशल नाम क्या हो जाएगा? सत्य निषेचन। तो ये क्या होता है? अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन क्या होता है? युग्मक निषेचन कहलाता है, युग्मक संलयन कहलाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी युग्मक संलयन, उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब संलयन हो गया तो इसके बाद क्या बनना है? इससे बनेगा युग्मनज। युग्मकों के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? युग्मनज। और युग्मनज से आगे जाके क्या बनने वाला है? भ्रूण बनने वाला है दोस्तों। तो वास्तव में यही प्रोसेस किसमें होती है? अर्धसूत्री विभाजन या लैंगिक जनन में पाई जाती है। तो लैंगिक जनन में ये जो प्रोसेस है वास्तव में यही होती है। इसलिए जो ये युग्मक संलयन वाला निषेचन है इसको सत्य निषेचन बोला जाता है, और ये प्रथम निषेचन भी बोला गया है। अब दूसरी टर्म है हमारे पास त्रिक संलयन। ये भी इंपॉर्टेंट है आवर्त बीजियों के लिए, त्रिक संलयन। और इसी को बोलते हैं हम द्वितीय निषेचन। द्वितीय निषेचन या सेकंड फर्टिलाइजेशन। दोस्तों इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखनी है आपको। इसे बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं सेकंड फर्टिलाइजेशन, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो त्रिक संलयन क्या होता है? त्रिक संलयन होता है द्वितीयक केंद्रक कोशिका व नर युग्मक का संलयन। अब ये दोनों का संलयन होगा तो क्या बनेगा? एक त्रिगुणित प्रकार का द्वितीयक ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनेगा। जिसकी गुणिता क्या होगी दोस्तों? 3n टाइप की होगी। इसकी क्या थी? 2n। इसकी क्या होगी? 3n होगी। ये त्रिगुणित प्रकार का होता है, स्पेशलिटी होती है इसमें। और आगे जाके ये क्या बनाएगा? भ्रूण कोश बनाएगा। दोस्तों ये दो टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे पास। पहले तो हम भ्रूण कोश के बारे में देखते जा रहे थे कि एम्ब्रियो सेक भी कोई चीज है जिसे हम नर मादा युग्मकोद्भिद बोल रहे थे। अब हमारे पास उससे मिलती जुलती एक और टर्म आ गई, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। और ये दोनों टर्मिनोलॉजी मिलकर के क्या बनाती है? द्विनिषेचन। तो हम इसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? युग्मक संलयन एवं युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन।
अब जैसे जो निषेचन है उसके बारे में बताया था स्ट्रोसबर्गर ने, तो द्विनिषेचन के बारे में किसने बताया होगा? द्विनिषेचन के बारे में बताया था नावस्चीन ने। लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में इसकी स्टडी की थी 1898 में। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। द्विनिषेचन का अध्ययन सबसे पहले नावस्चीन ने, ये भी क्या है, एक पादप वैज्ञानिक था। द्विनिषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम नावस्चीन ने 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया पादप में किया। लिलियम व फ्रिटिलेरिया पादप में किया। तो दोस्तों ये था द्विनिषेचन। अब द्विनिषेचन का क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं। तो द्विनिषेचन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्या है? देखिए, निषेचन में तो क्या बनता है, युग्मक संलयन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है, आगे जाके भ्रूण में विकसित हो जाता है। और जो द्विनिषेचन है उसमें बनता है भ्रूणपोष, जो कि आवर्त बीजियों का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, त्रिगुणित प्रकार का होता है। और उस जो भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है, उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा तो भ्रूण आगे जाके क्या बनाता है, भ्रूण तो बना रहता है, सक्रिय रूप में बना रहता है, और बीज से आवृत, बीज में जो बीज चोल होती है, आगे जाके देखेंगे इनकी रूपांतरण। भ्रूण क्या है, फिर बाद में वापस अंकुरित होकर के नया पादप बनाता है दोस्तों। तो उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता रहता है कौन? भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में क्या है, नर और मादा या मात्रक और पेत्रक दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वो संकर ओज गुण प्रदर्शित करता है। तो द्विनिषेचन का फर्स्ट जो महत्व है वो क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष में मात्रिक और पैतृक गुणसूत्रों के कारण यह संकर ओज गुण प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, ये भ्रूणपोष किसे पोषण प्रदान करेगा? भ्रूण को। तो बीज क्या है, लंबे समय तक टिकेंगे। तो भ्रूणपोष के कारण बीजों की जीवन क्षमता बढ़ती है। जीवन क्षमता बढ़ेगी तो ये लंबे समय के बाद भी क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जो दो स्पेशल गुण है किसके, भ्रूणपोष के, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन का ही एक हिस्सा है या उसी का एक प्रोडक्ट है, इसी की वजह से क्या है, द्विनिषेचन का महत्व हो जाता है। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष क्या चीज है तो देख लेते हैं दोस्तों। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म, इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म।
द्विनिषेचन में द्वितीयक केंद्रक कोशिका और नर युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का। और यह आवर्त बीजियों का विशिष्ट लक्षण है। आवर्त बीजियों का विशिष्ट लक्षण है क्या? भ्रूण कोश का पाया जाना। और ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित होता है किसमें? आवर्त बीजियों में। अगर ये आवर्त बीजियों में त्रिगुणित है और इसका निर्माण क्या है? निषेचन के बाद होगा। इसका निर्माण कब होगा? निषेचन के बाद। परंतु इनमें अनावर्त बीजियों में या जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूण कोश क्या होगा? अगुणित प्रकार का होता है। भ्रूण कोश क्या होगा? अगुणित होता है। देखो दोस्तों, गुणिता बढ़ाने के लिए हमें निषेचन जरूरी है। अगुणित होता है, अतः इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण निषेचन से पूर्व हो जाता है। किसमें? अनावर्त बीजियों में। पूर्व हो जाता है। तो ये भ्रूण कोश के बारे में लक्षण है। तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो आवर्त बीजियों में तो ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है और निषेचन के बाद बनता है। में क्या है? अगुणित होता है और निषेचन से पूर्व इसका भ्रूण कोश का तुलनात्मक अध्ययन हमने देख लिया। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य हो जाता है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण कोश को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अगर इसके प्रकार की हम चर्चा करें तो भ्रूण कोश के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। भ्रूण कोश को 3 भागों में बांटा गया है या इसके 3 प्रकार है। केंद्रीय भ्रूण कोश, केंद्रीय प्रकार का भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश और फाइनल है हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोश। तो इसके 3 टाइप हो गए। ये तीनों की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसी होती है स्ट्रक्चर इनकी। तो दोस्तों, ये है भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो है केंद्रीय भ्रूण कोश, जिसमें बीच में एक रिक्तिका है। रिक्तिका का फॉर्मेशन हो जाता है और ऊपर की साइड में ये भ्रूण का विकास हो रहा है। भ्रूण इससे लगा हुआ है दोस्तों। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मुक्त केंद्रक, अर्थात इन पर किसी प्रकार का आवरण उपस्थित नहीं है। और ये जो कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश है उसकी एक स्पेशलिटी है। इसमें भ्रूण तो ये ऊपर की साइड है दोस्तों, और ये जो कोशिकाएं हैं या केंद्रक है इन पर क्या है? आवरण आ जाता है या भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि इसके बाहर की ओर क्या है? ये चूसकांग विकसित हो जाते हैं। ये चूसकांग है जो क्या करते हैं? बाहरी कोशिकाओं से पोषण को लेते हैं और किसको देंगे? भ्रूण को देते हैं दोस्तों। ये तीसरा एलोवियल प्रकार का भ्रूण कोश है
जो क्या है दोनों का मध्यवर्ती है, अर्थात इसकी कुछ केंद्रक तो क्या है मुक्त रूप से रह जाते हैं। इस साइड के केंद्रक ये निभाग की तरफ है, ये निभाग वाला भाग है, और इस तरफ है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो दोस्तों बीजांड द्वार की तरफ तो क्या है कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश है, और ऊपर की साइड निभाग की तरफ क्या है केंद्रकीय प्रकार का या केंद्रीय प्रकार का भ्रूणकोश है, और ये इसका भ्रूण वाला भाग है। तो दोनों का मध्यवर्ती इसलिए बोला है क्योंकि इसमें दोनों गुण विद्यमान है, मुक्त केंद्रीय प्रकार का या केंद्रकीय प्रकार का और कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश दोनों के गुण इसमें विद्यमान है, इसलिए इसको हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश बोला गया है। अब इसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो एक एक पढ़ लेते हैं हम। इसमें सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, बीच में बड़ी रिक्तिका का पाया जाना, और केंद्रकों में मुक्त केंद्र के विभाजन होगा और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, अर्थात ये स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक क्या बने रहेंगे अनावृत रहेंगे, कोशिका भित्ति का आवरण इस पर नहीं पाया जाएगा। इसलिए और ये क्या है कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, तो तरल प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं तरल भ्रूणकोश। क्योंकि इसकी जो स्टेट है वो क्या है लिक्विड बनी रहती है हमेशा। इसकी अगर हम बात करें तो इसी की तरह इसमें भी मुक्त केंद्रकीय प्रकार का विभाजन होगा, परंतु इस पर विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो ये भी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक कोशिकीय ही बना रहता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी क्या कि इस पर सूचकांग विकसित हो जाते हैं बाहर की ओर। और ये तीसरा है इन दोनों का मध्यवर्ती है इससे ही दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है केंद्रीय भ्रूणकोश, यह इसमें ऐसे लिख लेते हैं भ्रूणकोश में मुक्त केंद्र के विभाजन से इसका निर्माण होता है, और ये अंत तक कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। कौन केंद्रक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, नारियल पानी। जो नारियल पानी होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तरल भ्रूणकोश या केंद्रीय भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है। दूसरा प्रकार का भ्रूणकोश क्या है कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश इसका निर्माण किससे होगा, केंद्रीय भ्रूणकोश की के केंद्रकों पर कोशिका भित्ति निर्माण से होता है, कोशिका भित्ति आ जाने से होता है। और ये स्टार्टिंग से अंत तक कैसा बना रहता है कोशिकीय बना रहता है। इसके केंद्रकों पर क्या निर्माण हो गया, भित्ति निर्माण हो गया, तो किसमें बदल गया कोशिकीय भ्रूणकोश में। और इसमें क्या पाए जाते हैं सूचकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सूचकांग पाए जाते हैं। और ये जो भ्रूणकोश है वो किसमें पाया जाएगा गेमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है गेमोपेटेली वर्ग के सदस्य। और लास्ट जो हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश है वो क्या होता है, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश
एलोबियल भ्रूणपोष यह दोनों का मध्यवर्ती होता है, दोनों का मध्यवर्ती होता है, जिसमें निभाग की तरफ केंद्रक मुक्त रूप से रहते हैं, मुक्त रूप में रहते हैं एवं बीजांड द्वार की तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक बीजपत्री का एलोबियल गण। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक बीजपत्री का पादपों का एलोबियल गण। इसमें नीचे की तरफ कोशिकीय भ्रूणपोष के कैरेक्टर हैं बीजांड द्वार की साइड में, और निभाग वाले साइड में केंद्रीय भ्रूणपोष के कैरेक्टर है। दोस्तों, इनको समझने के लिए केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोष को तो हम नारियल से समझ सकते हैं। जो कोकोनट होता है, जो स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, उसके भीतर क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है। तो वो जो प्रारंभिक स्टेज है वो क्या है? केंद्रीय भ्रूणपोष वाली स्टेज है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो परिपक्व होता जाता है, वो जो उसका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होता है? सॉलिड या गिरी में बदलता जाता है, और वो कैसा भ्रूणपोष है? कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। और इन दोनों के बीच का क्या है? एलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष है दोस्तों। तो ये था भ्रूणपोष के बारे में। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल में हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।